Now students, we are going to study H. pylori. H. pylori is actually gram-negative bacterium. This is the bacterium that causes the ulcer. So ulcer can be of the stomach, ulcer can be of the duodenum as well. So H. pylori basically है क्या? This is gram-negative bacterium. ये बैक्टीरिया आपको किस शेप में मिलेगा? यू विल स्टडी दैट इन डिटेल इन योर माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट. दिस इज़ बेसिकली रॉड स्पाइरल बैक्टीरियम. देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर मिलेगा. इस किस्म के आपको स्ट्रक्चर्स देखने में नज़र आएंगे. दैट विल बी स्टेन्ड पर्पल. सो स्टेनिंग की तरफ बाद में आएंगे, सारी डिस्कशन करेंगे दैट व्हाट इज़ ग्राम स्टेनिंग. सो अब तक कंक्लूजन इज़ दिस इज़ ग्राम नेगेटिव rod spiral shaped bacteria. This is the bacterium that will basically affect your gastrointestinal tract. So common evidences आपको क्या मिलते हैं कि जी आपके स्टमक को ये अफेक्ट करती है. स्टमक के मोस्टली कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है? द पार्ट दैट इट अफेक्ट्स इज़ एक्चुअली द एंट्रम. लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जी खाली एंट्रम को ही अफेक्ट करेगी. बे एंट्रम के अलावा भी आपके स्टमक के पार्ट्स हैं जिसको ये अफेक्ट कर सकते हैं. इससे पहले वी हैव स्टडीड इन एनाटमी दैट देयर आर डिफरेंट एनाटॉमिकल रीजन्स ऑफ द स्टमक, जिसमें था फंडस, कार्डिया, एंट्रम. सही, एंट्रम वाज अमंग देम. सो अब बच्चों जी आपके पास आ गया एच पाइलोरी. नाउ अंटिल नाउ दिस इज़ क्लियर कि एच पाइलोरी जिस पार्ट को स्टमक इफेक्ट करती है यूजुअली दैट पार्ट इज़ द एंट्रम. लेकिन ऐसा नहीं है कि एंट्रम के अलावा किसी और पार्ट को अफेक्ट नहीं करेगी. डेफिनेटली एंट्रम के अलावा दूसरे पार्ट्स को भी ये अफेक्ट कर सकता है. सो अब ये बैक्टीरिया जी ड्यूडेनम तक भी ट्रैवल कर सकता है. ट्रैवल कैसे करेगा भाई? कोई मोटिलिटी का प्रोसेस होगा ना. कैसे होगा? वो विल स्टडी दैट इन द स्ट्रक्चर. सो अब ये जो आपके पास है बैक्टीरिया ने करवा दिया अल्सर. इसके अलावा जी अगर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते तो बैक्टीरिया के अंदर एबिलिटी है कि ये कार्सिनोजेनेसिस करवा सकती है. कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर हैं. सो दिस कैन लीड यू टूवर्ड्स द कैंसर एज वेल. सो ये आपके पास इसके थे बेसिक करेक्टरिस्टिक्स. नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सोर्स ऑफ द बैक्टीरिया. भाई डेफिनेटली द सोर्स बैक्टीरिया है ना. तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन करवाता है. इन्फेक्शन का कॉमन सोर्स क्या है? दैट इज़ द कंटेमिनेटेड फूड. अच्छा, पुअर सैनिटरी कंडीशन की वजह से क्या होगा? ये बैक्टीरिया पर्सन टू पर्सन फैल सकता है. भाई पास कर सकता है, पर्सन टू पर्सन ये बैक्टीरिया पास कर सकता है. कैसे? व्हेन एवर देयर विल बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किस चीज़ से हो सकता है? ज़ाहिरी बात है, भी बैक्टीरिया है उसने ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट किया है. तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का सोर्स आपके पास है जी अफेक्टेड पर्सन के सलाइवा के साथ आपका इंटरेक्शन हो गया. सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सलाइवा, वॉमिट और द कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर. भाई आपने उसका जूठा खाया, उसके खाने से भी देर आर चांसेस कि भाई आपको अल्सर हो जाए, एच पाइलोरी आपको अफेक्ट कर जाए. अब एच पाइलोरी का अभी तक वी हैव स्टडीड के भी इन्फेक्शन कॉजिंग है. इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, गैस्ट्राइटिस कॉज कर सकता है, अल्सरेशन इसकी वजह से डेफिनेटली होगी. और भी इसके अंदर एक जो एडिशनल प्रॉपर्टी है दैट इज़ इट कैन कॉज कैंसर. कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर आपके पास आती हैं. सो अल्टीमेट सोर्स क्या था? आपके पास पुअर सैनिटरी कंडीशंस थी जो कि इस बैक्टीरिया को प्रोपेगेट करने में हेल्प कर रही थी. ठीक है. सो अब आ जाओ भाई बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के ऊपर. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसे आप जब स्टडी करोगे तो अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा भी ये अल्सर भी कैसे कॉज कर रहा है. सो बच्चों देखो, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये आपके पास बेसिकली रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है. अब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया डेफिनेटली इसके अंदर जी फॉल्स डीएनए मटेरियल है, इसके अंदर क्रोमोसोम है, यानी कि इसका अपना कोई जेनेटिक मटेरियल है. किस किस्म का जेनेटिक मटेरियल है? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन माइक्रोबायोलॉजी या फिर कुछ सब्जेक्ट कोर्सेज़ में आगे जाके आने वाला है. फिलहाल जी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने ट्रैवल करना है, बॉडी के अंदर मूव करना है. बॉडी के अंदर मूव करने के लिए डेफिनेटली बैक्टीरिया को कोई अपनी मोटिलिटी के लिए कोई ऑर्गन चाहिए, कोई स्ट्रक्चर चाहिए. सो दैट स्ट्रक्चर इन एच पाइलोरी इज़ एक्चुअली दी फ्लैजिला. अब जी एक बैक्टीरिया के ऊपर आपको कितने फ्लैजिला मिलेंगे? देयर विल बी 4 to 8 फ्लैजिला. अब जी फ्लैजिला क्या है? डेफिनेट सी बात है, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है. तो भी किस किस्म की स्ट्रक्चरल प्रोटीन आपको फ्लैजिला के अंदर मिलती हैं? दिस इज़ FLA A एंड FLA B. सो ये दो स्ट्रक्चरल
प्रोटीन्स जो फ्लैजिला के अंदर है आपको मिल गई। अब ये फ्लैजिला का काम क्या है, मोटिलिटी करवाना, मूवमेंट करवाना बैक्टीरिया की। अब आ जाओ जी सेकंड पार्ट के ऊपर, आपको बैक्टीरिया के ऊपर मिलेंगे लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। अब जी लाइपोपॉलीसैकेराइड्स क्या हैं, बेसिकली इनका फंक्शन क्या है, इन्होंने एडहेशन करवानी है, एडहेशन करवानी है बैक्टीरिया की टू दी होस्ट सेल। जी अगर ये स्टमक के अंदर जा रहे हैं तो ये लाइपोपॉलीसैकेराइड हैं जिनकी मदद से आपके बैक्टीरिया अटैच कर लेंगे अपने आप को टू दी स्टमक सेल्स या ड्यूडेनम के साथ, ठीक है। अब थर्ड पार्ट इसके अंदर आ जाता है जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम जो कि ये बैक्टीरिया रिलीज़ करेगा। इस एंजाइम का नाम है यूरिएस। अब यूरिएस नाम से पता चल रहा है कि यूरिएस ने क्या करने हैं, यूरिया की इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर ब्रेक डाउन करनी है इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जी बैक्टीरिया है तो ज़ाहिर इसने सर्वाइव तो करना है ना आपके स्टमक की एसिडिक इन्वायरमेंट में। आपका जो स्टमक है दैट इज़ एसिडिक। अब बैक्टीरिया ने क्या किया, यूरिएस की मदद से अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश की। भाई अब फुली न्यूट्रलाइज तो नहीं कर सकता, बहरहाल जी इस तरीके से इसने क्या किया, कोशिश की कि किसी तरह स्टमक की एसिडिटी को कम किया जाए और इसको एल्कलाइन साइड पे लेकर जाया जाए। अगर आपके स्टमक की pH 1 है तो अप्रॉक्सीमेटली ये अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया क्या करेगा, यूरिया रिलीज़ करेगा। विद इन दिस स्टमक आपके पास ऑलरेडी यूरिया पड़ा है और उस यूरिया को यूरियस कन्वर्ट कर देगा अमोनिया में जो कि बेसिक है। तो भी आपके जो स्टमक है उसकी pH अब चेंज हो जाएगी, इट कैन बी फ्रॉम 2 to 6.1, यानी कि इसको किसी तरह ये न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है बैक्टीरिया जस्ट और जस्ट अपने सर्वाइवल के लिए, ताकि वो आगे मूव करता जाए, आगे प्रोपगेट करता जाए। सो जी अब जी ये आपके पास आ गया थर्ड पॉइंट। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पॉइंट समझोगे तो इससे से आपको आगे जाके अल्सर कैसे कॉज करता है बैक्टीरिया, इस पॉइंट की समझ आएगी बच्चों। अब पॉइंट नंबर 4 क्या है भाई, आपके पास जी आपके इस बैक्टीरिया के अंदर यू हैव क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम डेफिनेटली इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब इस क्रोमोसोम के अंदर जो आपको जेनेटिक मटेरियल मिलता है दैट उसने क्या करना है, कोडिंग करनी है जीन की। ओके जी, इसने जी करनी है जीन की कोडिंग। अब जी इसके अंदर आपको मिलेगा कैग पैथोजेनिसिटी आइलैंड, कैग PAI। अब ये रीजन है आपके बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के अंदर दैट विल कोड फॉर दी एंडोटॉक्सिन्स। इसने जो इंस्ट्रक्शंस देनी है कि एंडोटॉक्सिन्स बनाओ, या एंडोटॉक्सिन्स को हम कह सकते हैं दीज आर दी वायरुलेंस फैक्टर्स। बी एंडोटॉक्सिन्स क्या है, दीज आर दी सॉल्युबल प्रोटीन्स। ओके, यहाँ मैं इसको नाम दे दूँगी जो प्रोडक्ट्स आगे जाके ये रिलीज़ करने वाला है, या तो मैं इन्हें कह दूँगी एंडोटॉक्सिन्स या मैं कह दूँगी वायरुलेंस फैक्टर। दोनों को एक ही बात है, काम क्या है जी, एंडोटॉक्सिन्स क्या है, सॉल्युबल प्रोटीन्स है जिसने जी आपके होस्ट के अंदर जाकर डिस्ट्रक्शन करवानी है। वायरुलेंस फैक्टर्स भी क्या है, बी वायरुलेंस को पहले समझ लो। वायरुलेंस आपके पास बेसिकली प्रॉपर्टी को, एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, एबिलिटी टू कॉज इन्फेक्शन, एबिलिटी टू इन्फेक्ट द होस्ट इन ऑर्डर टू कॉज द डिजीज़। यानी कि वायरुलेंस जस्ट एक प्रॉपर्टी है, कह लो जी बैक्टीरिया पा रहे हैं तो बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए से वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, डेफिनेटली इन्फेक्शन कॉज करेगा, यानी कि इन्फेक्ट करेगा तो डेफिनेटली डिजीज़ कॉज करेगा। वायरुलेंस फैक्टर क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। वायरुलेंस फैक्टर क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्लोनाइज कर जाएंगे, रिजाइड कर जाएंगे होस्ट के अंदर और होस्ट के अंदर क्या करेंगे, डिजीज़ कॉज करेंगे। सो जी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि विद इन दी बैक्टीरियल क्रोमोसोम देयर इज़ अ रीजन का नाम है कैग पैथोजेनिसिटी आइलैंड, कैग PAI। ओके, अब इस कैग ने कोडिंग कर दी एंडोटॉक्सिन की, यहाँ जिसे कह दो वायरुलेंस फैक्टर की। अब ये जी एंडोटॉक्सिन है क्या, जिन्होंने करनी है सेल की फिजियोलॉजी चेंज, जिन्होंने सेल के अंदर या टिश्यू के ऑर्गन के अंदर जाके उसके अंदर पैथोजेनिसिटी कॉज करनी है, ठीक है। अब जी इसने कौन से टू एंडोटॉक्सिन्स रिलीज़ किए, फर्स्ट वन इज़ दी कैग A एंड द सेकंड वन इज़ वैक A। कैग A का आपके पास बच्चों फुल नेम क्या है, इधर जी कैग CAG, C फॉर साइटोटॉक्सिन, A फॉर एसोसिएटेड, G फॉर जीन एंड A फॉर A। भाई इसने जो एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया ने रिलीज़ किया दैट इज़ कैग,
और दूसरा था वैक। वैक का फुल नेम क्या है? वैक्यूलेटिंग साइटोटॉक्सिन ए। ठीक है। अब जी कैग और वैक ए के फंक्शंस क्या हैं? कैग के इधर जी आई हैव मेंशनड 2 फंक्शंस। पहला फंक्शन है इसने करवानी है इन्फ्लेमेशन। डेफिनेटली बी ट्रीटमेंट नहीं हुई तो इन्फ्लेमेशन, कौन सी इन्फ्लेमेशन होगी? दैट विल बी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सेकंड प्रॉपर्टी, कैग ने सेकंड इफेक्ट क्या देना है जी? विद इन द स्टमक आप देखोगे सेल्स एक दूसरे के साथ हैं यूनाइटेड, यानी कि सेल्स के दरमियान बने हैं जंक्शन। ये जो कोलमनर सेल्स हैं ये यूनाइटेड हैं। अब जी सेल टू सेल जंक्शन है, इसने कैग ए ने क्या करना है? इस सेल टू सेल जंक्शन को करना है डिसरप्ट, इसको तोड़ना है ताकि अल्सर कॉज कर सके। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिटेल पढ़ेंगे। सो जी इन्फ्लेमेशन अब सबसे पहले देख लेते हैं कैग कैसे करवाएगा। कैग ने क्या किया जी? साइटोकाइन रिलीज़ किया। ठीक है, दैट वाज इंटरल्यूकिन 8। अब इंटरल्यूकिन 8 की इसने कर दी स्टिमुलेशन। कैग ने क्या किया? इन्फ्लेमेशन कैसे करवाई? बाय स्टिमुलेटिंग दी साइटोकाइन। सबसे पहले कौन से साइटोकाइन को स्टिमुलेट किया? दैट इज़ द इंटरल्यूकिन 8। अब इंटरल्यूकिन 8 जब रिलीज़ हुआ इसने जी सिग्नलिंग की फर्दर और रिक्रूट कर लिया, यानी कि सारे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को सिग्नल दिए जी आ जाओ भी इन्फेक्शन साइट के ऊपर आ जाओ। नाउ देयर विल बी रिक्रूटिंग ऑफ दी न्यूट्रोफिल्स एंड दी मैक्रोफेजेस। अब इन न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस की होगी रिक्रूटिंग, ये एक जगह पर आकर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन्फ्लेमेशन में कि सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स आएंगे, उसके बाद जी मैक्रोफेजेस आएंगे। अब जी इसने फर्दर स्टिमुलेट कर दिया, इसने यानी कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी ना, अब इसने स्टिमुलेट कर दिया दूसरे साइटोकाइंस को, मज़ीद साइटोकाइंस रिलीज़ होना शुरू हो गए और इन साइटोकाइंस के साथ साथ रिलीज़ हुई रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो सेल्स को करेंगी डैमेज, और साथ ही साथ क्या रिलीज़ हुआ? डिफरेंट और फैक्टर्स यानी कि ग्रोथ फैक्टर्स, और जी इन सब ने मिलकर क्या करवा दी? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करवा दी। अब जी क्योंकि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ भी रिलीज़ हो रही हैं, साइटोकाइंस भी रिलीज़ हो रहे हैं, तो सेल टू सेल जंक्शन भी हो जाएगा डिस्टर्ब, सेल्स के दरमियान आ जाएगा गैप, जिसकी वजह से आपके पेशेंट को हो जाएगा अल्सर। अभी भी ये अल्सर की डिटेल नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम ज़्यादा और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जी मैंने फर्स्ट फैक्टर डिस्कस कर लिया कैग का। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी वैक। अब वैक क्या करेगा बच्चों? वैक के इधर फंक्शंस देखो, 3 फंक्शंस इधर मेंशन है। पहले फंक्शन है वैक ने कराना है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है? दैट इज़ प्रोग्राम्ड सेल डेथ करवानी है। सेल्स की जो सेल डेथ होना शुरू हो जाएगी तो ज़ाहिर है तभी तो अल्सर होगा ना। दूसरी बात इसने करवानी है इम्यूनोसप्रेशन, इम्यून सिस्टम को करना है जी भाई तुम एक्टिवेट ना हो ताकि मैं हूँ बैक्टीरिया, मैं सर्वाइव कर जाऊँ। तीसरा काम इसने क्या करना है जी? इसने इफेक्ट करना है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को। पहले फैक्टर के ऊपर आ जाओ, दैट इज़ एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अब इसमें होगा क्या जी? सेल की डेथ होनी है, सेल की इंटीग्रिटी, सेल की परमिएबिलिटी इफेक्ट होगी। क्या होगा जी? आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो आपके पास वैक ए है ये बना देगा चैनल्स, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी हीम प्रोटीन, दैट इज़ दी साइटोक्रोम सी, जो कि करवाएगी एपोप्टोसिस। सो दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर। अच्छा, अब एक बात यहाँ पर आप याद रख लें कि साइटोक्रोम सी डेफिनेटली रिलीज़ हो रहा है तो इसके लिए भी तो कोई जीन कोड करेगा ना, तो दैट जीन इज़ CYCS जीन। अब ये फर्स्ट फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया, एपोप्टोसिस होगी साइटोक्रोम सी की वजह से होगी। साइटोक्रोम सी की प्रोडक्शन कहाँ पे हुई? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुई। यहाँ पे जी क्या किया? वैक ए ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोक्रोम सी को करवा दिया रिलीज़, जिसने करवा दी एपोप्टोसिस। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सेकंड पॉइंट। अच्छा, एपोप्टोसिस होगी वैक ए की वजह से, अब आ जाओ इम्यूनोसप्रेशन होगी। इन जी वैक ए एंडोटॉक्सिन्स ने, वायरुलेंस फैक्टर्स ने क्या करना है? बेसिकली ये करेंगे जी दे विल इनहिबिट द डेवलपमेंट, they will inhibit the proliferation, they will inhibit the stimulation of the T cells. T cells जी क्या करते हैं? आपके इम्यूनिटी में आपको हेल्प करते हैं। नाउ यू डोंट हैव दी T cells, एक्टिवेशन नहीं हो रही, प्रोलिफरेशन उनकी नहीं हो रही, उनके डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो डेफिनेट से बात है ना आपके इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट होगा। तो कैसे भाई आपके टी सेल्स कैसे रिमूव करेंगे बैक्टीरिया को? नहीं कर पाएंगे। सो जी दूसरी बात क्या है जी? आपके पास हैं आपकी बॉडी के अंदर दैट आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। मैंने आपको कहा था दीज आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एग्जांपल क्या है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 2 मॉलिक्यूल्स। जी ये क्या करते हैं जी? कोई एंटीजन आया
फ़र्ज़ करो दिस इज़ MHC, इसने क्या किया, एंटीजन को पकड़ा, इसकी प्रोसेसिंग करने के बाद अपने सेल की सरफेस के ऊपर ले आया। दूसरी तरफ यू हैव दी बीटा सेल्स, ये बीटा सेल्स के ऊपर बेसिकली हैं आपके पास MHC मॉलिक्यूल्स। सो अब ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट किसको होना है, T सेल्स को। अब यहाँ पे आपके पास वैक ए ने क्या किया, एंटीजन प्रेजेंटेशन को अफेक्ट किया। एंटीजन प्रेजेंटेशन कर कौन सा रहा था, MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स कर रहे थे, जो कि आपके प्रेजेंट थे बीटा सेल के ऊपर, अब जी बीटा सेल्स ने ये सारा प्रेजेंटेशन करना किसको था, टू दी CD4 T सेल्स। तो भाई CD4 T सेल्स को अब ये प्रेजेंटेशन नहीं हुई, क्योंकि इसको किसने इफेक्ट किया, भाई आपके वैक ए ने क्या किया कि एंटीजन प्रेजेंटेशन को इनहिबिट कर दिया, MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स को काम नहीं करने दिया। दूसरी बात है कि ऑलरेडी आपके पास जो T सेल्स थे उनकी शॉर्टेज थी, वो एक्टिव नहीं थे, उनकी प्रोलिफरेशन नहीं हो रही थी, उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। सो ये फैक्टर हैं जिनकी बेसिस पे आगे जाके आप पढ़ने लगे हो कि H पाइलोरी स्टमक में या ड्यूडेनम में अल्सर कैसे कॉज करता है। सो अब कंक्लूड कर लेते हैं लेक्चर को जी। आई हैव दी H पाइलोरी, रोड शेप्ड बैक्टीरिया, उसके अंदर क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम क्या है जी, कोडिंग करेगा टू प्रोड्यूस दी एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन कौन से हैं, दैट इज़ कैगे एंड वैके, ठीक है, जिन्होंने अल्सर कॉज करवाना है। इसके अंदर जब ये जो बैक्टीरिया है आपके स्टमक के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर रिजाइड कैसे करेगा, उसके साथ उसमें सेल्स के साथ स्टिक कैसे करेगा, बिकॉज ऑफ दी लाइपोपॉलीसेकेराइड्स। क्लियर। अब जी इसने सर्वाइव करना है, स्टमक के अंदर मूव करना है, तो भाई ये स्टमक के इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करना चाह रहा है, उसकी जो pH है उसको अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करना चाह रहा है। तो इसके लिए इसके पास है यूरिएस। यूरिएस ने क्या किया, यूरिया जो कि ऑलरेडी स्टमक के अंदर प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर दें इनटू दी अमोनिया। ओके। अब जी कैग और वैक ने क्या किया जी, कैग ने इन्फ्लेमेशन करवाई, ट्रीटमेंट नहीं हुई, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ चली गई, और कैग ने सेल टू सेल जंक्शन को कर दिया अफेक्ट। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी वैक, वैक ने 3 फंक्शंस क्या किए, वैक के बच्चों 3 फंक्शंस हैं, एपोप्टोसिस, इम्यूनोसप्रेशन। नाउ द थर्ड इज दी इट विल इनहिबिट दी एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स, जो कि जी जिसका काम क्या था, जो कि बीटा सेल्स के ऊपर थे, और ये जी ये पूरी प्रेजेंटेशन T सेल्स को नहीं हुई, तो डेफिनेटली बैक्टीरिया क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर सर्वाइव कर जाएगा।